Hey everyone, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education। मैं गौरव आपका मेंटर, आपका दोस्त स्वागत करता हूं कार्टोग्राफिया के इस प्लेटफॉर्म पे। और अगेन फिर से मैं स्वागत करता हूं जो हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस की, उसको लेके। और लेट मी नो कि आवाज़ सही है ना। जस्ट अ सेकेंड। या आई थिंक सही है। ठीक है। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा 7वां पार्ट है। और अभी तक की जो चीज़ें हैं उसमें हम गवर्नर जनरल एंड वाइस राइज कर रहे थे। तो हमने बंगाल के गवर्नर देखे थे, इसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर जनरल देखे थे, फिर हमने इंडिया के गवर्नर जनरल देखे। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम पहुंच चुके हैं वाइस राइज तक। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने लॉर्ड डलहौजी को देखा था, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा था, किस तरह से ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया पूरे इंडिया को, वो हमने देखा था। ओके। सो पहले जल्दी जल्दी आप लोग आ जाओ एक बार। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ओके। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। और जैसा कि आप सभी को पता है 3 फॉर्मूले पे पूरा कॉन्क्वेस्ट किया गया इंडिया को। ठीक है। आप ही लोग बताओगे। पहला फॉर्मूला बिकम अ किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर बनो। दूसरा फॉर्मूला सब्सिडरी अलायंस, किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली की। और तीसरा फॉर्मूला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसका? लॉर्ड डलहौजी का। इन 3 फॉर्मूले से क्या हुआ है, पूरे भारत को एक एक करके अनेक्स कर लिया गया था। ठीक है। सो अभी क्या हुआ था, अभी तक हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लास्ट क्लास में लॉर्ड डलहौजी का। उसके आगे हम चलते हैं और शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1st 1858 बाय। आंसर भाई बहुत ही आसान सवाल है। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो, क्वीन विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, जो 1 नवंबर 1958 को किसके द्वारा पढ़ा गया था? किसके द्वारा पढ़ा गया था? लेट मी नो द आंसर। आंसर पे आ जाओ भैया, बहुत आसान सवाल है भाई। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1st 1858 बाय, किसके द्वारा? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड बुमहम, ऑप्शन डी सर हार्डकोट बटलर। यस रोहित। बी अमन, मिस्टर ठाकुर, बी लॉर्ड कैनिंग। यस, तो बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग ऑब्वियसली। ठीक है। तो अब कहानी में बताता हूं। तो अभी तक क्या हुआ था, हमने देखा 1773 में आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया था। तो 1773 से आते आते 1857 तक का पूरा टाइम ये जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। ओके। अब 1857 में क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। और ये रिवोल्ट होना ही था। उसका रीजन क्या था, आपको पता ही है। हर तरह से आपको बेवकूफ बनाया गया। ठीक है। आपका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपका सोशल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ठीक है, आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हर जगह से आपका शोषण हुआ। ठीक है। तो उस शोषण से धीरे धीरे जो आपके अंदर वो आग लगी थी, वो आग फटी। 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, जो इमीडिएट कॉज था, वो था एनफील्ड राइफल। ओके। ब्रिटिश आर्मी में एनफील्ड राइफल आई। उसमें जो कारतूस यूज किया गया था वो चर्बीदार उसमें कारतूस लगता था, और जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का मांस यूज किया जाता था। ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या होता था, वो आपको खींचना पड़ता था दांतों से। जब आप खींचोगे तो जो गाय है वो हिंदुओं के लिए हराम है, और जो सुअर है वो मुसलमानों के लिए हराम है। जिससे ये क्या हुआ, एक तरह से एक रिवोल्ट ने आग पकड़ी और धीरे धीरे करके वो रिवोल्ट आगे बढ़ गया। ठीक है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं 1857 की क्रांति क्या है, तो आप समझो कि ग्वालियर से दिल्ली एक ट्रेन जा रही है, और इस ट्रेन में कुछ लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। ठीक है। अब इस ट्रेन में ग्वालियर में मान लो एक व्यक्ति चढ़ा, खली टाइप। ठीक है। अब ये खली जैसे ही चढ़ा, अब जैसे ये चढ़ा, इसने मेरे को एक तमाचा मारा, 2-3 तुमको तमाचा मारे, तुम्हारी टोपी उछाल दी इन्होंने, किसी से पैसे छीन लिए, क्योंकि 7-8 फुट का बंदा है।
अब तुम गाल पे हाथ लगा के बैठे हो तुम। अब तुम में से कोई उठना नहीं चाह रहा, मैं भी नहीं उठना चाह रहा, कि मुझे लगा कि मैं मारने इसको जाऊंगा, बाकी लोग अगर उठ के नहीं आए तो खली बहुत मारेगा मेरे को, तो हम सब हाथ लगा के बैठे हैं गाल पे। तो होता क्या है, आगरा में जैसे ही पहुंची ट्रेन, तो आगरा में एक बंदा चढ़ा, आर्मी का बंदा, ठीक है, और इसको नहीं मिल रही थी 5 साल से छुट्टी। अब इसको 5 साल से छुट्टी नहीं मिली, ये वैसे ही फ्रस्ट्रेट है, ये जैसे ही चढ़ा, खली ने आके इसको भी परेशान किया, इसके पैसे छीन लिए, इसकी टोपी जैसे ही छीने तो ये खड़ा हुआ, इसने 2 थप्पड़ मारे खली को कान के नीचे। फिर हम सब खड़े हो गए कि अरे हमको भी मारा, हमको भी मारा, हमको भी मारा। तो ये है आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। एक चिंगारी लड़की, एक चिंगारी लगी, और चिंगारी लगने के बाद आपको पता ही है, मंगल पांडे मेरठ, मेरठ के बाद सारे जो लोग थे, कानपुर से नाना साहब थे, अवध से बेगम हजरत, इन सब ने क्या बोला कि अरे हमारे साथ भी अन्याय हुआ, और ये हो गया आपका 1857 की क्रांति। सो 1857 रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सीधे से आके क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया, और आप लोग बहुत खुश हुए। और इस टाइम पे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पे पहले वायसराय बने, ठीक है। और इन्होंने ही क्या पढ़ा, वो मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ को क्या घोषित कर दिया गया, भारत की सामग्री। ओके, तो राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हु वाज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये तो मैं ही बता दूंगा, बहुत अभी बताया, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय द लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858, ठीक है। इसमें आंसर पहले ही लिख रखा है, ये पूछा गया कि कहाँ पे पढ़ा गया था ये, ठीक है, ये कहाँ पे मैनिफेस्टो रीड किया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो याद रख लेना इलाहाबाद में रीड किया था, ठीक है। आंसर इसमें लिखा है ऑलरेडी, तो आगे चलते हैं। द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टेब्लिश्ड बाय, ये अच्छा सवाल है भाई, इसका आंसर बताओ। द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टेब्लिश्ड बाय। अब देखो पहले क्या होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था तुम्हारा, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, बोलो। आपका 3 बेसिस पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चला था। पहली चीज क्या थी, आपका अगर कोई लड़का नहीं है, आपका कोई सन नहीं है जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, तो आपका जो शहर है, आपका जो राज्य है, वो किसमें मिला लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यही था कि आपके कोई है नहीं। दूसरी चीज क्या थी, मॉल न्यूट्रिशन, मतलब मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। मॉल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कुशासन, कुशासन का आरोप लगा के भी आपको क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो हुआ क्या था, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया और ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजें मान ली, उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपका जो अडॉप्ट लड़के होंगे उनको आपका क्या माना जाएगा, सन मान लिया जाएगा। ये बात कही गई थी किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो द राइट आंसर इज ए। चले भैया आगे, चलो भैया आगे चलते हैं। क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को कब एम्प्रेस अपॉइंट किया गया भारत की, ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वीन विक्टोरिया को कब घोषित कर दिया गया भारत की एम्प्रेस, 1858, बहुत इजी सवाल है, इसलिए मैं ही बता देता हूं। चलो आगे चलते हैं, थोड़े से सही सवाल आने दो। विच गवर्नर जनरल हैड एबलिश्ड स्लेवरी, चलो इसका आंसर बताओ। दास प्रथा को खत्म करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था, दास प्रथा को खत्म करने वाला, विच गवर्नर जनरल हैड एबलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी सिस्टम, ठीक है भाई। आंसर स्लेवरी सिस्टम, which governor general had abolished slavery system, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1828 से 1835, ठीक है भाई। इसके बाद एलन बरो और कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का कितना है भाई, 1786 से लेके 93। एलन बरो का कितना है, 1842 से लेके 1853, सॉरी 42 से लेके 43,
और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 1843 में क्या कर दिया गया था, भारत से स्लेवरी को पूरी तरह से हटा दिया गया था। सो राइट आंसर इज बी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। करेक्टली मैच्ड बताओ भैया, कौन सा इसमें से सही मैच है? बहुत आसान सवाल है। करेक्टली मैच्ड, अमन, आंसर आंसर 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? रोहित कुमार ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो भाई ठीक है, यस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट। कितनी बार पढ़ाया है ये तो, अब तुम्हें रट जाना चाहिए था। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 1973। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या लगा दिया गया था? परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली क्या लेके आया था? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कभी नहीं। लॉर्ड कैनिंग कब है? 1858 में बैठा है। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, मुंबई में, 1885 मुंबई। और इस टाइम पे कौन था? डफरिन था भैया, डफरिन। ओके, तो राइट आंसर इज ए। चलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन मैचिंग का सवाल है भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस पर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है? नॉट बताना है भाई, नॉट। ये अच्छा सवाल तो नहीं, ये आराम से आप लोग कर लोगे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सही है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सही है। अब ये सुनो, ये क्या है? मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी क्या था? ये जो अफगानिस्तान था। अब देखो, ये इंडिया के ऊपर यहाँ अफगानिस्तान है। ठीक है, सो अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, तो हमेशा अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई है। ठीक है, तो यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है अमन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो अफगानिस्तान एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है। आज भी आप देखोगे अफगानिस्तान में सिविल वॉर और ये सारी चीजें चलती हैं, और इंडिया में अगर आपको प्रवेश करना है तो अफगानिस्तान से करोगे। तो अफगानिस्तान को लेके हमेशा पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो मास्टरली इनएक्टिविटी जो पॉलिसी थी, ये यहाँ पे ये शुरू कर रही थी विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, मास्टरली। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। परमानेंट सेटलमेंट अभी हमने पढ़ा, ये मैं ही बता देता हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड। लास्ट में जब हम क्लास खत्म करेंगे तो सारे जो आज के गवर्नर जनरल है उनकी दो तीन तीन फैक्ट जरूर याद रखेंगे। ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन सीरीज का फायदा ये होता है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड हेस्टिंग, क्या लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था क्या? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? अरे अभी तो बताया था, भूल कैसे गए? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1802 और 1803 में। ठीक है, 1803 में बेसीन की संधि है ना, बेसीन ट्रीटी साइन कर ली गई थी, बेसीन की ट्रीटी। रोहित कुमार थर्ड हुआ था, वेरी गुड। तो लॉर्ड हेस्टिंग सही नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था थर्ड वाला, नॉट सेकंड वाला।
ठीक है, ये भी याद रखोगे, चौथा वाला सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, ये कौन सा रेगुलेशन था? सती सिस्टम को जब खत्म किया गया था, सती प्रैक्टिस को जब खत्म किया गया था, तो उसके लिए एक रेगुलेशन लेके आना पड़ा था। उस रेगुलेशन का नाम था 17th रेगुलेशन। ये काफी पेपरों में पूछा गया है और बच्चों को नहीं पता होता। सती सिस्टम खत्म करने के लिए एक लॉ बनाया गया था, एक रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे, और उस एक्ट में जो रेगुलेशन था वो था 17th। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, व्हेन वाज पेशवाशिप, पेशवाशिप कब खत्म हो गई थी? पेशवा, ठीक है, मराठास की बात चल रही है। मराठा दो तरह से पढ़ने थे हमें, एक तो छत्रपति और दूसरे पेशवा। ठीक है, छत्रपति कौन थे? जब शिवाजी थे, ठीक है, शिवाजी ने छत्रपति का टाइटल लिया था, उसके बाद शिवाजी ने पूरा छत्रपति शिवाजी बन गए थे। बाद में शाहू जी की मदद करी थी पेशवाओं ने, और बाद में धीरे धीरे एक्वायर कर लिया था पेशवाओं ने पूरा मराठा। ठीक है, और आखिरी में अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ना पड़ा पेशवाओं से। तो पूरी तरह से पेशवा कब खत्म हो गए थे? कौन से ईयर में? कमेंट भाई, कमेंट करो, कमेंट, कौन से ईयर में? ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। 1861 कोई नहीं बचा था इस टाइम तक, तो ये तो होगा ही नहीं। जब 1861 नहीं होगा तो 1858 भी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले क्रांति हो रखी थी। रोहित बिल्कुल सही, बी राइट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेशन कर लिया करो कि 61 हो नहीं सकता, 58 हो नहीं सकता। 2 में क्या हुआ था? 2 और 3 में सेकंड मराठा वॉर हुआ था। ठीक है, और ये जो थर्ड मराठा वॉर हुआ था, इसी में पेशवास खत्म हो गए थे। यहीं से तो वो चीज आई थी कि पेशवाशिप खत्म कर दी, पेंशन देना भी बंद कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं के दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहब। इनको भेज दिया था कानपुर, और कानपुर में ये बैठे थे और ये लड़ रहे थे किस चीज के लिए? पेंशन के लिए लड़ रहे थे, पेंशन चाहिए भाई। और जब अंग्रेजों ने कहा कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी, तो बाद में 1857 की क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया। एटीन 18 सही आंसर है रोहित, पेशवाशिप। ठीक है भाई, आगे चलें। Which of the following is not correctly matched? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not correctly matched? फिर से बढ़िया सवाल है। गवर्नर जनरल और वॉइस राय, इन सब से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं गवर्नर जनरल से, क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत है, कंफ्यूजिंग बहुत है। कौन सा सही नहीं है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आंसर करो भाई, आंसर। रोहित, अमन, अमन, रोहित, आंसर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सही है। एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, ये कब हुआ था? 1814 से लेके 1816 तक। ठीक है, और यहीं पे हुई थी सुगौली की संधि, सुगौली ट्रिटी। ठीक है, साइन 1816 में। तो यही सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड? ये हो गया, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंफ्यूजन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 भाई। लॉर्ड डलहौजी, एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही बात है। कब? 1856 में, 1856। लॉर्ड डफरिन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही, 1885 में कांग्रेस की स्थापना। ठीक है भाई। एओ ह्यूम पहले कौन थे इसके, किन्होंने करी थी? तो एओ ह्यूम ने। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, पासिंग द चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल सही। ठीक है,
तो कौन सा गलत हो गया? लॉर्ड लिटिन, बिगिनिंग इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। डी राइट आंसर, सही है रोहित। चलो भाई आगे चलते हैं। Who among the following is associated with policy of masterly inactivity? देखो मैंने अभी तुमको ये क्या बताया, ये जो अफगानिस्तान है ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो इस अफगानिस्तान के लिए इंडिया में जो जो राजा थे उन्होंने भी समय समय पर बहुत अच्छे एक्ट लागू किए थे और समय समय पे ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इसको मजबूत किया था। मैं चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं मुगलों में अकबर की बात करूं, ठीक है, तो जब भी एक बड़ा ताकतवर शासक था उसको पता था कि नॉर्थ वेस्ट में अपने आप को सशक्त रखना है, क्योंकि यहीं से सारे के जितने भी लड़ाइयां हुई हैं, जितने भी अटैक हुए हैं भारत पे, वो नॉर्थ वेस्ट से ही हुए हैं। और आज भी आप देखोगे कि पाकिस्तान के द्वारा कहां से अटैक हो रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस नॉर्थ वेस्ट को लेके अलग अलग क्या बनाए गए हैं? रोहित कुमार कैनिंग, 65 का रोहित कुमार बोल रहे हैं कैनिंग। कैनिंग सही आंसर है क्या मास्टरली इनएक्टिविटी का? अब देखो ये जो मास्टरली इनएक्टिविटी थी ये प्रोटेक्ट करने के लिए थी अफगानिस्तान को, और ये स्टार्ट करी थी जॉन लॉरेंस ने। ये याद रखोगे, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। मास्टरली इनएक्टिविटी एलन ब्रो के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ बुक तक ये चला हुआ था, ठीक है, याद रखोगे जॉन लॉरेंस के टाइम पे। अगला सवाल, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसानी से बता दोगे। पहली बार भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, पहली जनगणना। रोहित कुमार, रिपन। सोच समझ के आंसर देना। मैंने ये नहीं बोला है कि कब से जनगणना परमानेंटली या रेगुलर स्टार्ट हो गई, मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट सेंसस 1881। अब देखो यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, दो चीजें याद रखोगे। लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है, 1872 में, ठीक है। तो ये इरेगुलर था, ये पहली बार एक ट्रायल मारा था इन्होंने, और उसके बाद जब लॉर्ड रिपन आए तो रिपन के टाइम में 1886 से ये जनगणना क्या होने लगी? रेगुलर बेसिस पे होने लग गई, ठीक है भाई। तो उससे पहले ये क्या था? रेगुलर नहीं थी, तो 1881 से ये रेगुलर होने लगी। मेयो फर्स्ट अनसक्सेसफुल, यस यस यस। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, सिर्फ ये पूछा गया फर्स्ट सेंसस ट्राई किसने किया था, तो यहां पे आप आंसर लगाओगे मेयो, ओके। रिपन, हाँ रिपन सक्सेसफुल था, सही आंसर है रोहित। सो लॉर्ड मेयो याद रखोगे। चलिए भाई नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वाज मर्डर, ऐसा कौन सा वायसराय था जिसका मर्डर कर दिया गया था? मर्डर बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किस वायसराय का मर्डर कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस ने इस सवाल को पूछा है। मर्डर 68, आंसर रोहित कुमार, आंसर 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 मर्डर। चलिए चलिए चलिए, किस व्यक्ति का मर्डर हो गया था? 68 का आंसर बताओ भाई। लॉर्ड कर्जन का तो टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1899 से लेके 1905 तक
और सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लॉर्ड रिपन, रिपन के टाइम पे आपको पता ही है, ये एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। 1881 से रेगुलर जनगणना सेंसस स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो, ठीक है। मिंटो का जो टाइम है वो है 1909 वाला, ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे और इस रिफॉर्म्स में काफी चीजें करी गई थी, ठीक है। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी गई थी, ठीक है। सो लॉर्ड मेयो ही वो बंदा है जिसका मर्डर कर दिया गया था अंडमान निकोबार पे। ये घूमने जा रहा था एक जगह और वहां एक कन्विक्टेड बंदा था जिसने इनका मर्डर कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो, अफगानिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, मैं बता रहा था अभी, ठीक है। तो देखो सुनो, एक कहानी है। अब देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि इंडिया में 1876 से लेके और 1880 तक का जो टाइम था, इस टाइम पे लॉर्ड लिटन को भेजा गया, ठीक है। और जब लॉर्ड लिटन को भेजा गया तो इनके पास दो चुनौती थी, दो चुनौतियां थी लॉर्ड लिटन के पास। वेरी गुड रोहित, ये दो चुनौतियां सुनो जो आपको याद रखेंगी। पहली चुनौती क्या थी? 1876 और 1880 के बीच में आप देखोगे, इस टाइम पे भारत में आप देखोगे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म पनपने लग गया था, नेशनलिज्म आने लग गया था, ठीक है। क्यों नेशनलिज्म आने लग गया था? पहले हमें ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई, ब्रिटिश क्राउन आ गए, अब तो हमारे यहां भी वही सारी व्यवस्था होगी जो ब्रिटिश में होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1858 के एक्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर 1861 का एक्ट आया, उसमें भी उतनी सारी चीजें नहीं हुई। तो धीरे धीरे जब हमें समझ आने लग गया कि नहीं यार, ये ब्रिटिश तो वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स हैं। आप देखोगे इसी के बाद भारत में नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। 1866 में लंदन में, 1866 में लंदन में आप बताओ कौन जो व्यक्ति थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट। 1886 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन। अब देखो 1866 के बाद भारत में नेशनलिज्म आने लग गया। अब इंडिया में नेशनलिज्म आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश की जनता को भारतीय स्थिति से अवगत करवाना, ठीक है। और भारतीयों को यह बताना, दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड, और भारतीयों को यह बताना कि ब्रिटिशर्स तुम्हारे ऊपर कैसे राज कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म का बढ़ावा होने लग गया। तो जब लॉर्ड लिटन को भेजा गया तो लॉर्ड लिटन के सामने दो चुनौती। पहली चुनौती थी भारत में उभरता हुआ नेशनलिज्म, ठीक है। और दूसरी जो चुनौती थी वो ये थी कि न्यू जो स्टेट थे, या फिर मैं बोलूं नई जो कंट्रियां थी, नवोदित औद्योगिक राष्ट्र, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का मतलब है जापान, जर्मनी, रशिया, ये सब निकल के आ रहे थे और इन सब की नजर किसके ऊपर थी? ब्रिटेन के ऊपर थी। तो लिटन के सामने दो चुनौती थी कि आपको नेशनलिज्म भी रोकना है भारत में, और दूसरी चीज आपको क्या रोकनी है कि ये जो रशिया है, जापान है, जर्मनी है, इनकी नजर ब्रिटेन के ऊपर है, तो इनको भी रोकना है, ठीक है। अब ये दो चुनौतियों का सामना कैसे करता है? तो नेशनलिज्म रोकने के लिए इसने क्या किया? भारत में वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट लेके आया है। वर्नाकुलर एक्ट क्या था? जो क्षेत्रीय भाषा में जो भी समाचार पत्र चलते थे उनके द्वारा क्या की जाती थी? ब्रिटिश पॉलिसीज को बताया जाता था। तो वर्नाकुलर एक्ट ने क्या कर दिया? उन सारे अखबारों पे क्या लगा दिया? बैन कर दिया। फिर उसके बाद आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स एक्ट में मतलब ये हुआ कि यूरोपियन को कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की, लेकिन भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लॉर्ड लिटन ने रोकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जब ये जर्मनी, रशिया और जापान, इनकी नजर भारत की तरफ थी, और भारत की तरफ ये घुसेंगे कहां से? तो अफगानिस्तान से घुसेंगे। तो अफगानिस्तान में एक पॉलिसी चलाई गई, इसी को बोला गया फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है। चलो भाई,
हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय ऑफ इंडिया होने के साथ साथ सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था? अभिनव राजपूत, लिटन। हाँ, सो लिटन से दो चीजें याद रखोगे, भारत में नेशनलिज्म और बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनका इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब इंपीरियलिज्म बढ़ेगा तो आप अफगानिस्तान में पॉलिसी लेके आओगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है भारत का नेशनलिज्म रोकना है तो आपको वर्नाकुलर एक्ट लेके आना होगा, शस्त्र ये जो आर्म्स एक्ट है वो रोकना होगा। चलो अगला सवाल, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया? रोहित कुमार, लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, करीब 7 साल का इनका टेन्योर है और लॉन्गेस्ट टेन्योर माना जाता है 7 ईयर का जो इनका टेन्योर है, क्योंकि कर्जन आप देखोगे 1899 से लेके 1909 तक है। डफरिन की अगर हम बात करेंगे तो डफरिन 1884 से लेके और 1888 तक थे, और डफरिन के टाइम पे ही याद रखोगे क्या बना था, कांग्रेस का गठन हुआ था, और कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम, ठीक है भाई, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने करी थी इसकी स्टार्ट। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग का जो टाइम था वो था 1910 से लेके और 1916, और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आप देखोगे दिल्ली दरबार लगेगा। ठीक है, दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में लॉर्ड पंचम, पंचम यहां पे आएंगे, किंग पंचम। ठीक है, 5th, और ये क्या करेंगे, घोषणा करेंगे कलकत्ता से दिल्ली नई राजधानी ट्रांसफर हो जाएगी न्यू दिल्ली, और बंगाल का जो विभाजन है उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। रोहित कुमार 9 ईयर, वेरी गुड। ठीक है, लॉर्ड मेयो की बात करें तो मेयो का टाइम हमने देखा ही अभी, 1869 से लेके 1872। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 7 ईयर होगा, 7 ईयर होगा रोहित, 9 ईयर नहीं होगा। चलिए भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाज स्ट्रेंथनिंग। बहुत अच्छा सवाल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके टाइम पे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आंसर आंसर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो जो लॉर्ड रिपन थे, रिपन, ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1880 से लेके और 1884 तक का। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, एक लेडी हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, रिपन, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी गुड, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, सही जवाब, रिपन अभिनव, वेरी गुड। ठीक है, सो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, एक लेडी है, इनका नाम याद रखोगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने बोला है कि जो लॉर्ड रिपन जो थे उन्हें भारत का उद्धारक भी बोला जाता है। ठीक है, भारत का उद्धारक इन्होंने बोला है। ठीक है, तो नगर पालिका वगैरह जो भी बनानी थी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज की शुरुआत भी किन्होंने करी थी, तो म्युनिसिपैलिटीज की बात हो, नगर पालिका की बात हो, ठीक है, तो इस नगर पालिका लेके आए लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे पहली नियमित जनगणना इनके टाइम पे हुई 1881 में। ठीक है, और जब बच्चे थे, बच्चों को कारखाना में भेजा जाता था। ठीक है, तो उन बच्चों को कारखाना में भेजने के लिए कारखाना एक्ट लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, कारखाना एक्ट उस टाइम पे लेके आना बहुत बड़ी बात थी, और 7 साल से 12 साल तक के बच्चों के बीच के 7 साल से कम बच्चों को आप ले भी नहीं जा सकते थे कारखाने में। ठीक है, और 9 घंटे से ज्यादा आप उनसे काम नहीं करवा सकते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे हंटर कमीशन भी इन्हीं के टाइम पे आया, 1882 में हंटर कमीशन, हंटर कमीशन आया था इनके टाइम पे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन। ठीक है, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो खत्म कर दिया था इन्होंने। इल्वर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्वर्ट बिल लेके आ गए थे ये। इल्वर्ट बिल क्या था, दो चीजें थी, अब इंडिया में अंग्रेज भी रह रहे हैं और भारतीय रह रहे हैं, लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें भारतीय भी चुन के जा रहे हैं। ठीक है, अब जो भारतीय हैं वो किसी भी अंग्रेज का क्या नहीं कर सकते थे, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड या इनका जो क्रिमिनल मुकदमा था वो नहीं चला सकते थे। तो इल्वर्ट बिल में क्या किया गया कि भारतीय भी अब क्या कर सकेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, इनके ऊपर मुकदमा चला सकेंगे और उसको देख सकेंगे। इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा, पार्लियामेंट में इनको हटा दिया गया। सो लॉर्ड रिपन। ओके, चलिए इल्वर्ट बिल याद रखोगे आप। Who was the responsible for encouraging the
लोकल सेल्फ इन इंडिया, ऑब्वियसली रिपन। चलो भाई आगे चलें। द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी बताओगे आप लोग किससे रिलेटेड थी? द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अलाउड इंडियन जज इल्बर्ट बिल, या इसमें बताओ ए बी सी डी में इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी बाय द इंडियंस, ये तो सवाल ही नहीं है। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से तो बिल्कुल भी नहीं है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड बाय इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, यस इल्बर्ट बिल यही था। सी राइट आंसर, वेरी गुड। चलो द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्शंस द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है अभी मैंने बताया था कारखाना एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आप ये बताओगे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया किस ईयर में? ईयर बताओगे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखोगे 1881 में, 1881 में आया था फैक्ट्री एक्ट, ठीक है सी राइट आंसर। चलो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? यस लॉर्ड रिपन, पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है करेक्टली मैच करना है, करेक्टली मैच्ड, सही आंसर। क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ एंड कर्जन। सो रॉबर्ट क्लाइव को मैं जोड़ दूंगा किससे? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है बंगाल में रिपीटेड है सर क्वेश्चन काफी। काफी घटना जो चक्र बुक है उसमें यही है कि क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो जाते हैं। बाकी अगली बार से इस पे ध्यान दिया जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस को निकाल दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं आते हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है बिल्कुल रोहित। रॉबर्ट क्लाइव को हम जोड़ देते हैं किससे? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लगा दी गई थी 1765 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक ने क्या किया था? बेंटिक के टाइम में आ गई थी इंग्लिश एजुकेशन, याद करो मैकाले, ठीक है मैकाले डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा, ठीक है कर्जन, कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा बी, एंड मैटकॉफ क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल रोहित, ए इज द राइट आंसर। चलो भाई मैच लिस्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सुमेलित करिए। तो लॉर्ड डलहौजी को हम जोड़ देंगे किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम जोड़ देंगे सती प्रथा का उन्मूलन। लॉर्ड रिपन को हम जोड़ देंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और लॉर्ड कर्जन को बोल देंगे हम डिवीजन ऑफ बंगाल। ओके ये आपको दिख नहीं रहा होगा 78 वाला, ए राइट आंसर हो जाएगा वैसे मेरे हिसाब से तो, है ना ए राइट आंसर है। चलिए द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, बहुत अच्छा सवाल है अभिनव राजपूत, ए राइट आंसर सही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी कहानी बताओगे आप। अब देखो भारत में क्या हुआ था, इंडिया 1853 में रेलवे आ गई, ठीक है एंड आफ्टर रेलवे आप देखोगे खुदाई चालू होने लग गई पूरे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें निकलने लग गई, मॉन्यूमेंट्स नीचे से या कुछ भी चीजें। तो उसको सेव करने के लिए क्या हुआ 61 में, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो कनिंगम है, अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम याद रखोगे, इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको बनाया गया डायरेक्टर जनरल, ठीक है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लॉर्ड कर्जन। ओके लॉर्ड कर्जन राइट आंसर, ठीक है रोहित बिल्कुल। सो अलेक्जेंडर कनिंगम तुम्हारे कौन बने? डायरेक्टर ऑफ जनरल बने। उसके बाद क्या हुआ,
1901 में, क्योंकि कर्जन जो था, कर्जन का व्यक्तिगत बहुत ज्यादा जुड़ाव था इन सब चीजों से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और इन सब से। तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर रखा कहां पे, कलकत्ता में, कोलकाता, ठीक है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट, वो बने जॉन मार्शल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के अंडर में दो लोगों ने काम किया था, राखलदास बनर्जी और दूसरे दो लोग जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। और बाद में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज भी इन्हीं लोगों ने करी 1921 और 22 में। तो लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो लॉर्ड कर्जन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने कहां से स्टार्ट किया था, डलहौजी के बाद से स्टार्ट किया था, डलहौजी के आगे की चीजें। अब जो कुछ डलहौजी के आगे के जो इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं था। आज स्टार्टिंग में रोहित ये हेडक्वार्टर कलकत्ता था, बाद में न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये शिफ्ट कर दिया गया था, कहां पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर कलकत्ता, ठीक है। तो हमको क्या क्या देखना था, लॉर्ड कैनिंग हमने देखा, ठीक है, पहला वाइसराय। फिर हमने देखा लॉर्ड मेयो, एक एक दो दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। फिर हमने देखना था लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। उसके बाद हमें देखना था लॉर्ड रिपन, उसके बाद लॉर्ड लिपन के बाद हमने लॉर्ड कर्जन, ठीक है, यहां तक हमने देखा है। तो लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट वाइसराय, ठीक है, फर्स्ट वाइसराय थे। और इन्हीं के टाइम पे याद रखोगे 1860 में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड बना था, आईपीसी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह का जो वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था 1856 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के बारे में हमने दो तीन चीजें देखी थी। पहली जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, 1872 में पहली जनगणना इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और इनका मर्डर हुआ था लॉर्ड मेयो का, ये याद रखोगे। लॉर्ड लिटन के में हमें क्या देखना था, अब देखो लॉर्ड लिटन के में दो चुनौतियां थी, भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा था, तो राष्ट्रवाद को मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहला जो काम किया वो वर्नाकुलर जो एक्ट है, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट लेके आए, जिससे उन्होंने क्षेत्रीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। और आर्म्स एक्ट, ठीक है, और इसमें बोल दिया कि भारतीयों को अगर आर्म्स खरीदना है तो लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सिविल सेवा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी, ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा में ना आ पाए, कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा में शामिल ना आ पाए, ठीक है। पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने सिविल सेवा पास करी थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। स्थानीय सुशासन की बात करी थी, नगर पालिका की पहली नियमित जनगणना इनके टाइम पे हुई थी, फैक्ट्री एक्ट आया था, हंटर कमीशन आया था, ये सारी चीजें, इल्वर्ट बिल भी इन्हीं से रिलेटेड है। एंड देन लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एंड लॉर्ड कर्जन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था, बंगाल का पार्टीशन। तो ये हमने देखा है। अगले क्लास में हम रिपीट क्वेश्चन से भी बचेंगे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, हम अगले क्लास में पूरे खत्म करेंगे, ठीक है, कर्जन से लेके और पूरे माउंटबेटन तक खत्म करेंगे, ओके। तो तब के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।